नमस्कार। आज हम गोदान पर चर्चा करने जा रहे हैं और ख़ासकर गोदान की भाषा शैली और संवाद योजना पर। प्रेमचंद का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान है और जैसा कि हम जानते हैं कि उपन्यास जीवन की विराटता को बांधने वाली महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है जो गद्य में अभिव्यक्त होती है। उच्च कोटि के उपन्यास की भाषा कलात्मक होती है। गद्य में यथार्थ का भ्रम उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता रहती है, क्योंकि हमारा जीवन ही गद्य प्रधान है। उपन्यास की भाषा दैनिक व्यवहार की भाषा न होकर यथार्थ का वातावरण उत्पन्न करने में समर्थ होती है। उपन्यासकार भाषा के माध्यम से एक काल्पनिक संसार की सृष्टि करता है जो वास्तविक संसार की तरह ही यथार्थ और विश्वसनीय होती है। तब भाषा वह माध्यम का कार्य करती है जो लेखक के मस्तिष्क में निर्मित संसार को पाठक के मस्तिष्क में संचारित कर देती है, और ये सारे आदान प्रदान और अभिव्यक्तियाँ मातृभाषा के माध्यम से ही होती है। जो उपन्यास में संवाद के द्वारा व्यक्त होता है, जीवन के सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष, हर्ष विषाद, हानि लाभ, राग विराग और जीवन मरण की सारी अनुभूतियाँ वाणी के माध्यम से ही व्यंजित होती है। श्रेष्ठ उपन्यास के लिए यह आवश्यक है कि उपन्यासकार अपने कल्पित संसार को हूबहू किंतु तथ्यपरक चित्रित करे, और यह सब भाषा के माध्यम से ही संभव है। अतः लेखन में, खासकर उपन्यास लेखन में या किसी भी लेखन में, भाषा और शैली बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाषा की उपयोगिता अनेक अर्थों में देखी जा सकती है। संवाद या भाषा के माध्यम से कथा वस्तु का विकास होता है। भाषा के ही माध्यम से उपन्यासकार पात्रों की स्थिति और उसके मनोविज्ञान को प्रकट करता है, और फिर उपन्यासकार अपना जीवन दर्शन इसी माध्यम से व्यक्त करता है। हम यह कह सकते हैं कि पात्रों के माध्यम से ही लेखक की मानसिकता पल्लवित होती है या पुष्पित भी होती है। भाषा की दृष्टि से गोदान में प्रेमचंद पाठकों के सामने एक से अधिक रूपों में आते हैं, और हर रूप के साथ उनकी भाषा बदल जाती है। यहाँ रूप का अर्थ होता है तरह तरह के पात्र। जैसे पात्र हैं उनकी भाषा वैसी ही बदलती रहती है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है और कि प्रेमचंद की भाषा कैसे तुरंत बदल जाती है। जहाँ वो किस्सा सुनाते हैं वहाँ भाषा बिल्कुल सरल होती है। उस समय वे तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम करते हैं, साथ ही तद्भव के साथ उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सामान्य बोलचाल में घुल मिल गए हों। प्रेमचंद कथा वर्णन में कभी भी लंबे एवं संयुक्त वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप एक उदाहरण में देख सकते हैं जहाँ वो वर्णन करते हैं कि सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की जरूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। यहाँ भाषा बहुत सरल है, फिर भी इसे साधारण नहीं कहा जा सकता। इस सरल भाषा में भी शैली की विविधता और सजीवता दृष्टिगोचर होती है। प्रेमचंद कहीं कहानी सुनाते हैं या पात्रों की मन स्थिति का वर्णन करते हैं या चरित्र पर टिप्पणी देते हैं या प्रकृति वर्णन करते हैं या फिर समस्याओं का विवेचन करते हैं।
वहाँ उनकी प्रत्यक्ष भाषा हमें दिखलाई पड़ती है। साथ जब उपन्यास के पात्रों की विभिन्न आवाजें आती हैं और वे पात्र ग्रामीण, किसान, हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष या नागरिक, बुद्धिजीवी जैसे किसी भी तरह के हों, तब उनकी भाषा भी उसी स्तर की रहती है। इसी भाषा के सर्जक भी प्रेमचंद ही होते हैं। ये जो पात्रों की विभिन्नता है, वहाँ भाषा भी विभिन्नता को ग्रहण करती हुई दिखलाई देती है और इसी विभिन्न स्तर में उनकी भाषा पर जो पकड़ है, जो अद्भुत पकड़ है, जिसे आंका जा सकता है। प्रेमचंद व्यक्ति वैचित्र्य के बहुत बड़े चितेरे हैं। व्यक्ति वैचित्र्य के माध्यम से उन्होंने समाज जीवन की बहुत सारी समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। राय साहब और होरी की बात से शोषक और शोषित के बीच का जीवन वैमनस्य सहज ही परिलक्षित हो जाता है। राय साहब उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो होरी जैसे सरल किसानों का शोषण ये कहते हुए करते हैं कि हम दिल से ऐसा नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर होरी उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने भोलेपन में दास्ता से संतुष्ट है। होरी का पुत्र उस परंपरा से बिल्कुल अलग है। वो आज का विद्रोही युवक है जो होरी और राय साहब की बातों में नहीं आता है। तीनों की भाषा सार्थक और अपने भाव को स्पष्ट करने में सटीक एवं समर्थ है। होरी जब राय साहब की परेशानियों की चर्चा करता है तब गोबर करुणाद्र नहीं होता है, उल्टे कहता है तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, जल, कुदाल सब उन्हें दे देने को तैयार हैं, करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है, निरी मोट मारी। पुरानी और नई पीढ़ी का संस्कार भेद कितनी स्पष्टता से लक्षित हो जाता है। शोषण तंत्र के विरोध में प्रेमचंद की भाषा आग उगलती नजर आती है। पात्रों की मनोदशा के अनुसार भाषा शैली बदलती जाती है। यही कारण है कि उनकी भाषा में प्राणवत्ता और स्वाभाविकता सहज ही दिखलाई ही नहीं देती, अनुभूत होती है। सबसे बड़ी खूबी उनकी तब उभरती है जब वे सभी शैली में बातें करते हैं। वे बोलते हैं तो लगता है रस ले लेकर अथवा रस लेने के लिए ही बोलते हैं। स्थल के अनुकूल जैसा वातावरण है, स्थल के अनुकूल जो विरोधी पात्रों की बातचीत में कथोपकथन में वैदग्ध्य और खंडन का तीखापन अनायास ही उभर आता है। अब देखिए कि राय साहब और मेहता की बातों में वैदग्ध्यता कितनी तीक्ष्ण है और कितनी भव्य लगती है। इस प्रकार दो अभिन्न पात्र जब एक दूसरे के सामने खुलते हैं, वहाँ भाषा की आत्मीयता देखते ही बनती है। जैसे मेहता और मालती के कथन या गोबर और झुनिया की बातचीत देखते ही बनती है। प्रेमचंद की कलापूर्ण शैली में भी वह भी अद्भुत है। होरी और धनिया के बीच का कलह अपने आप में नमूने की शैली प्रकट करता है। ग्रामीणों के वार्तालाप, विवाद और संवादों में प्रेमचंद शब्दों के जन स्वीकृत रूप अथवा ग्राम्य रूपांतर का प्रयोग करते हैं। स्वाभाविक ग्रामीण मुहावरों, कहावतों, लोकोक्तियों की सहज शक्तिमता भाषा के गमई प्रयोग का सौंधापन प्रदान करती है।
प्रोफेसर मेहता की बातचीत में उनके अध्ययन सिद्ध संस्कृति की ग्रंथ कृष्णता व्यंजित होती है। जैसे वे कहते हैं कि मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देगा कि वह मानसरोवर की आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? अब यहाँ पर इनकी भाषा देखिए, बिल्कुल अलग है। दूसरी ओर संपादक ओमकार नाथ की भाषा में उनके अनुभवों के दीर्घ विलाप का स्वर अनायास ही अपनी अभिव्यक्ति पा जाता है। बीमा एजेंट तनख्वाह और भील और मील मालिक खन्ना की बातचीत में लोक शिष्ट भाषा का रूप दिखलाई देता है और वे अपने क्षेत्र का प्रदर्शन करने से नहीं चूकते। प्रेमचंद शील और उक्ति के सामंजस्य का विचार कभी नहीं छोड़ते हैं। जब ग्रामीण पात्रों की कहानी कहते हैं, वहाँ की भाषा नागरिक पात्रों की कथा की भाषा से भिन्न होती है। ग्रामीण पात्रों की कहानी कहते समय वे तद्भव शब्दों का ही निसंकोच व्यवहार करते हैं, जैसे गगरा, पुर, हुक्म और हुमक कर बोली, मोह लेना, सरक जाना, लताड़, मूसना, बराना, छिजना, चिरौरी, ये ऐसे शब्द हैं जो अब तक हिंदी शब्दकोश में नहीं मिलते थे। इन शब्दों का प्रयोग कथा में स्वाभाविकता लाने के लिए प्रेमचंद करते हैं। दूसरी ओर जब प्रेमचंद नागरिक पात्रों की कहानी कहते हैं तो ग्रामीण शब्दों का प्रयोग जरा भी नहीं करते हैं। ऐसे स्थलों पर तत्सम शब्दों के साथ अंग्रेजी के भी शब्दों का प्रयोग वे करने लगते हैं, जैसे कैबिनेट, होम चेम्बर, होटल, मिनिस्टर, डिग्री, यूनिवर्सिटी, प्रोनोट, प्रोग्राम, रिवॉल्वर, इलेक्शन आदि। गोदान के नागरिक पात्र उस स्तर के हैं जिनके दैनिक व्यवहार के जीवन में ऐसे शब्द स्थान पा गए हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग हर उपन्यासकार ने नगर कथा को विश्वसनीय बनाने में सफलतापूर्वक की है। विशेषणों, अलंकारों और मुहावरों के कुशल प्रयोग से भाषा को उन्होंने प्राणवान बना दिया है। ऐसे सटीक उपमानों का प्रयोग कर वे वर्णन को चमत्कृत करने वाला बना देते हैं। जैसे आप देखिए, अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा, झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांति अधीर और चंचल। दूसरा, गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। आगे, पंचों ने राय साहब का यह फैसला सुना तो नशा हिरन हो गया। उपन्यास में कथा गौण होती है, भाषा की शक्ति और सौंदर्य उपन्यास के अन्य पक्षों में, जिनमें जीवन के उच्चतर मूल्य अभिव्यक्त होते हैं, दिखाई पड़ता है। उपन्यास के काल्पनिक संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें औपन्यासिक पात्र की संज्ञा दी जाती है। ये पात्र वास्तविक संसार के व्यक्तियों की तरह ही स्थान काल के आयाम में अनेक प्रकार के संबंध सूत्रों में बंधकर कार्य करते हैं। प्रेमचंद की भाषा भी उसी के अनुरूप बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। गोदान में प्रयुक्त शब्दावली में से कुछ तद्भव देशज विदेशी शब्द भरे पड़े हैं जो पात्र के अनुरूप आते और व्यक्त होते हैं। तद्भव शब्द: प्रसाद,
स्नान, उमीर, दान, पुण्य, व्याह, गृहस्थी, मंत्र, शराब आदि। देशज, देशज के शब्द गौ, डांडी, चिल्लू भर, चरनी, सानी, दलिद्दर आदि ग्रामीण शब्द होने के बावजूद भी ये सारे शब्द प्रसंगवश हमारी समझ में आ ही जाते हैं। ये सब उपन्यास में दोष उत्पन्न न कर प्रसंग को प्राणवान बनाते हैं। इन ग्रामीण शब्दावली की बहुलता से युक्त गोदान की भाषा को शहर निवासी पाठकों को समझने में कठिनाई तो होगी, किंतु यह कठिनाई आंचलिक उपन्यासों की भाषा की तुलना में कुछ भी नहीं है। संदर्भ, अनेकों बार ऐसा होता है कि जो संदर्भ है वह भाषा की समझ उत्पन्न करा देता है। उर्दू फारसी के शब्द देखिए, कलेजा, मयस्सर, दर्द, गुजर, आबरू, नशा, कदर, इनकार, रंज, दगाबाज, शामत आदि ये सब प्रचलित शब्द हैं। इसके साथ ही साथ जाहिद, हमासुमा, हुस्न जैसे अप्रचलित क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। ग्रामीण पात्रों की भाषा में भी अरबी फारसी के शब्दों के तद्भवीकरण की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, जैसे नगीच, नौजात, साइद आदि। मिर्जा खुर्शीद की भाषा हिंदी की अपेक्षा उर्दू के अधिक निकट है, जो कि स्वाभाविक है। कहते हैं, जी नहीं, मुझे यह भी मंजूर नहीं है। मैं कई कंपनियों का डायरेक्टर, कई का मैनेजिंग एजेंट, कई का चेयरमैन था। दौलत मेरे पांव चूमती थी। मैं जानता हूँ दौलत से आराम और तकल्लुफ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बहुत कम ही मात्रा में गोदान में मिलता है। जब मालती और मेहता जैसे सुशिक्षित पात्र बोलते हैं, और यहाँ भी जो सुशिक्षित पात्र उस समय के रहे थे वे अंग्रेजी की अपेक्षा उर्दू के शब्दों का प्रयोग अधिक करते हैं। ग्रामीण पात्र शब्दों का तद्भवीकरण कर लेते हैं, जैसे इस्टाम, हारमोनिया, पुलिस को कभी कभी पुलुस आदि। उपन्यासकार ने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अनिवार्य स्थिति में ही किया है। अब भाषा युग्म देखिए, प्रेमचंद समानार्थक शब्द युग्म का प्रयोग अक्सर भाषा प्रवाह और चारुत्व को निखारने के लिए करते हैं, जैसे रस पानी, बर्तन भाड़े, पोथी पत्रा, ठीक ठाक, दान दहेज आदि। इन शब्द युग्मों के माध्यम से भाषा की सजीवता में अभिवृद्धि होती है। वाक्य योजना की दृष्टि से गोदान की भाषा छोटे छोटे सरल वाक्यों में अभिव्यक्त हुई है। ऐसी व्यवस्था इनके प्रायः सभी उपन्यासों में मिलता है। अतः ये सरलता इनके स्वभाव एवं रुचि की सरलता समझी जा सकती है। प्रेमचंद स्वयं सरल प्रकृति के व्यक्ति थे और उनकी वह सरलता इनकी भाषा में भी परिलक्षित होती है। कुछ आलोचकों को इनकी अंतिम प्रौढ़ कृति में भी भाषा का वह शिथिल एवं सरल रूप खटकता है। वास्तव में इस शिथिलता का कारण कुछ लोग उनके अंतिम समय की अस्वस्थता को देते हैं। वे बीमार रहे थे, जिसकी वजह से वे भाषा का परिमार्जन और परिष्कार नहीं कर सके, वरना चुस्त सुगठित भाषा लिखने वाले उपन्यासकार से ऐसी आशा नहीं की जा सकती है। यत्र तत्र और का अतिशय प्रयोग पढ़ते समय जरूर खटकता है।
जैसे इस नई सभ्यता का आधार धन है, विद्या और सेवा और कुल और जाति धन के सामने हेय हैं। यहाँ और का बहुत बार प्रयोग हुआ है। यह भाषा विन्यास की दृष्टि से इसे दोष माना जा सकता है, लेकिन मैंने पूर्व में ही इसका कारण बता दिया था। जैसे कुछ आलोचक भी कहते हैं कि अंतिम उपन्यास है और उस समय प्रेमचंद अस्वस्थ थे। दूसरी ओर इस नई सभ्यता का आधार धन है, विद्या और सेवा और कुल और जाति धन के सामने हेय है। एक ओर वह त्याग और जन सेवा और उपकार के भक्त थे, तो दूसरी ओर स्वार्थ और विलास और प्रभुता के। कुछ वाक्य ऐसे हैं जो अशुद्ध माने जा सकते हैं। यह भी हो सकता है कि वो मुद्रण संबंधी भूल हो, किंतु ऐसी संभावना कम ही प्रतीत होती है। ऐसे आदमी को गोली मार देना चाहिए। और एक उदाहरण देखिए, हाँ, राम सेवक के रुपये अदा कर देना चाहिए। ये देना जो है या मार देना, ये भाषा संबंधी भूल जरूर है। फिर एक जगह हीरा की बहू की जगह पर मुंशी जी ने हीरा बहू इस समास रूप का प्रयोग किया है। ये साधारण भूलें मानी जा सकती हैं। ये सारी भूलें साधारण भूलें हैं, जिसकी वजह से गोदान की भाषा शैली को दूषित नहीं कहा जा सकता और न ही रस निरूपण में कोई बाधा ही इससे उत्पन्न होती है, क्योंकि ये बहुत ही कहीं कहीं ऐसा है प्रयोग। क्योंकि आपको पता है, जब आलोचना होती है तो बाल की खाल भी निकाली जाती है, तो ये वही बाल की खाल निकालने जैसी अशुद्धियां हैं। बिंब विधान देखें हम। चित्रमयता या बिंब विधान की शक्ति मूलतया काव्य भाषा का गुण मानी जाती है, किंतु गोदान की भाषा में भी यह शक्ति विद्यमान है। प्रेमचंद पाठकों के मनश्चक्षुओं के समक्ष उस विषय का सजीव चित्र उपस्थित कर देने में पूर्णतः सक्षम है। देखिए उदाहरण है, नदी के किनारे चांदी का फर्श बिछा हुआ था और नदी रत्न जड़ित आभूषण पहने मीठे स्वरों में गाती चांद को और तारों को और सिर झुकाए नींद में मानो वृक्षों को अपना नृत्य दिखा रही थी। ये भाषा का चमत्कार है। प्रेमचंद के उपन्यासों की भाषा की मूल शक्ति अवसरानुकूल मुहावरों, लोकोक्तियों और जीवन मर्म को उद्घाटित करने वाली सूक्तियों के समृद्ध होने में निहित है, जिसमें उनकी सहज बोधगम्यता, चित्रोक्ता, प्रवाहमयता और स्वाभाविक अलंकृति इत्यादि गुण सोने में सुहागा का कार्य करती है। श्री जैनेन्द्र के मत के अनुसार ये उन्होंने बहुत ही ठीक कहा है कि प्रेमचंद भाषा के जादूगर हैं। मुहावरे उन्हें सिद्ध हैं। प्रेमचंद की कलम की धूम है, बेशक वह धूम के लायक भी हैं। बात को ऐसे सुलझा कर कहने की आदत मैं नहीं जानता, मैंने और कहीं देखी है। उलझन भरी बात को सुलझाकर कहने के मूल में उनकी भाषा पर एवं मुहावरों और कहावतों पर पूर्णाधिकार है। इन सब गुणों के कारण उनकी भाषा में अनूठी लाक्षणिकता का संचार हो जाता है। लाक्षणिकता, व्यंग, वक्रता और अलंकारों के सहज प्रयोग से गोदान की भाषा शैली का स्वरूप और भी निखर उठा है। उपमा, सांगरूपक और उत्प्रेक्षा का रूप एक साथ समन्वित प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन के प्रभात में
लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। गर्जन के बीच कभी कभी बूंदे भी गिर जाती है। ये उदाहरण आप देख रहे हैं, कितने अलंकार मिश्रित हैं इसमें। जैसे लाक्षणिक वाक्य गोदान में भरे पड़े। कथोपकथन के संदर्भ में व्यंजन भरी उक्तियों की भरमार अनेक स्थलों पर दिखलाई देती है। गोबर दाता दीन से कितने गहरे व्यंग से कहता है, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज, जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ कुछ न कुछ मार ही लाओगे। वाक्य विन्यास देखिए, मार ही लाओगे, ये जो व्यंग है। गोदान की भाषा के अनेक स्थलों पर गद्य काव्य का सा लालित्य एवं माधुर्य दिखलाई देता है। अलंकारों का भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग मिलता है। सायास अलंकरण की प्रवृत्ति के तो प्रेमचंद स्वयं विरोधी रहे हैं। सहज रूप में ही उनकी भाषा में अलंकार उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे अलंकृत वाक्यों को अनेक स्थलों पर देखा जा सकता है। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा, उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। उत्प्रेक्षा है, उपमा है, मानवीकरण है, कितने सारे अलंकार हैं। दृष्टांत और व्यतिरेक अलंकारों के माध्यम से उपन्यासकार ने मालती और जंगली युवती के सौंदर्य के अंतर का बहुत ही भव्य अंकन किया है। यदि हम गोदान की भाषा शैली वर्ण विषय के पूर्णतया अनुरूप पाते हैं, उसमें सरलता, प्रवाह, सजीवता आदि गुण उपलब्ध हैं। अधिकतर वाक्य सरल और मधुर है। भाषा की यह सरलता, एक रसता और अकाव्यात्मकता का द्योतक कदापि नहीं है। भाषा की विविधता अनेक स्थलों पर दिखाई देती है और भाषा की यह सरलता अखबार की या देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों की नहीं है। पात्र एवं विषय के अनुरूप ही प्रेमचंद की भाषा बदलती रहती है। जैनेन्द्र की भाषा में जहाँ शैलीगत विलक्षणता दोष के रूप में दिखाई पड़ती है, वहाँ प्रेमचंद ऐसे आक्षेपों या दोषों से पूर्णतया मुक्त प्रतीत होते हैं। भाषा शैली पर प्रभाव की दृष्टि से प्रेमचंद ने दया नारायण निगम को खुद लिखा था एक पत्र, और उसमें लिखा था, मुझे अभी तक यह इत्मीनान नहीं हुआ है कि कौन सा तर्ज़े तहरीर अख्तियार करूं। कभी बंकिम की नकल करता हूं, कभी आज़ाद के पीछे चलता हूं। आजकल काउंट और टॉल्स्टॉय के किस्से पढ़ चुका हूं, तब से कुछ इसी तरह तबीयत का मेल है। यह अपनी कमज़ोरी है और क्या। प्रेमचंद लिखते हैं स्वयं। प्रेमचंद पर किसी की भाषा का प्रभाव है या नहीं, इसे वे बाद में फिर स्पष्ट कर कहते हैं। मेरी लेखन शैली पर किसी दूसरे लेखक की शैली का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन पंडित शिव नारायण और डॉक्टर रविंद्रनाथ की शैली का कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है। इतना सब कुछ होते हुए भी आज हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि प्रेमचंद की भाषा उनकी निजी भाषा है। उस पर प्रारंभ में किसी का भी प्रभाव रहा हो, किंतु उनकी प्रौढ़ रचनाओं की भाषा को प्रेमचंदीय शैली की संज्ञा
दी जा सकती है। प्रेमचंद की एक अपनी विशेष शैली थी, उसमें एक सरलता थी। भाषा की सरलता के प्रति उनका प्रारंभ से ही आग्रह रहा है। उन्होंने खुद स्वीकार भी किया है कि जनसाधारण के लेखक को जनसाधारण की भाषा में लिखना चाहिए। प्रेमचंद की अपनी विशिष्ट भाव दशा को सफल अभिव्यक्ति प्रदान करना चाहते हैं और उसके लिए जिस भाषा की आवश्यकता होती है उसकी योजना वे स्वयं करते हैं। प्रेमचंद की भाषा शैली पुकार कर कहती है कि वह एक अति प्रौढ़ शैलीकार की लेखनी है और उनकी भाषा की सरलता, सहजता, सुबोधता उनके पाठकों की संख्या को निरंतर बढ़ाती रही है। और आप आज भी जानते हैं कि प्रेमचंद को पढ़ने वालों की संख्या हिंदी जगत में सर्वाधिक है। यह उनकी भाषा की देन है। उनकी समाज से जुड़कर उपन्यास को प्रस्तुत करना या अपने साहित्य को समक्ष लाना जनसाधारण के बीच, यह उनकी सबसे बड़ी देन है और उनको आज तक प्रासंगिक बनाए हुई है। और आने वाले समय में भी उन्होंने जो लिखा है किसान पर और मजदूरों पर, आज के परिवेश में उनकी जो दशा है किसानों की और जो मजदूरों का हाल है वह सर्वविदित है। आप प्रेमचंद को पढ़िए और आपको आज के किसान और आज के मजदूर वहाँ उसी कष्ट में दिखलाई देंगे और ऐसा लगेगा कि प्रेमचंद आज भी इनकी पीड़ा में, इसकी अभिव्यक्ति में शामिल हैं। आज इतना ही।